नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। आज बात एक ऐसे राज्य की जहां बीजेपी ने कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर तो लगाया, लेकिन कामयाबी उस हद तक नहीं मिल पाई जितनी उसे मिलनी चाहिए थी या जितनी उसने उम्मीद लगा रखी थी। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी दशकों से सत्ता के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन अपनी राजनीतिक पहचान से वो आज भी वहां जूझती नजर आ रही है। साल 2014 से लेकर अब तक यानी 2026 तक देश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन तमिलनाडु बीजेपी के लिए आज भी एक अधूरा सपना बना हुआ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 234 सीटों वाले तमिलनाडु में बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिल पाई थीं। ये बढ़त जरूर थी पहले की अपेक्षा, लेकिन उम्मीदों से बहुत कम थी। कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्य में सत्ता में रहने वाली बीजेपी तमिलनाडु में हर बार गठबंधन के सहारे ही आगे बढ़ती दिखी, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ की राजनीति दो ध्रुवों में बटी हुई है। तमिलनाडु की सियासत दशकों से दो दलों के इर्द गिर्द ही घूमती रही, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और एआईएडीएमके। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दलों की विचारधारा भी लगभग एक जैसी है। दोनों एक ही आंदोलन से निकली हैं और दोनों के प्रेरणा पुरुष भी एक ही, ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार कहा जाता है। पेरियार द्रविड़ आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे में से रहे। उन्होंने जातिवाद को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर और धार्मिक रूढ़िवादिता का खुलकर विरोध किया था। स्वाभिमान आंदोलन चलाया और तमिल को पहचान दिलाने में एक राजनीतिक चेतना लेकर आए। साल 1949 में पेरियार से वैचारिक मतभेद के बाद सीएन अन्नादुरई ने एक अलग पार्टी बना ली और डीएमके की स्थापना की। पेरियार चुनावी राजनीति के खिलाफ थे, जबकि अन्नादुरई सत्ता के जरिए सामाजिक बदलाव करना चाहते थे। डीएमके ने सामाजिक न्याय, तर्कवाद, हिंदी विरोध और द्रविड़ पहचान को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। वहीं 1972 में एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर ने एआईएडीएमके बनाई। ये पार्टी भी पेरियार, अन्ना और एमजीआर तीनों की राजनीतिक विरासत को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रही। आज भले ही डीएमके और एआईडीएमके पर परिवारवाद का आरोप लगता हो, लेकिन इन दोनों दलों की जड़ें तमिल समाज से बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं। आज के तमिलनाडु की तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके पिता थे एम करुणानिधि और बेटे उदयनिधि स्टालिन सत्ता के केंद्र में हैं। यानी एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां तमिल राजनीति पर असर डाल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि संघ और बीजेपी के लिए तमिलनाडु की राह इतनी मुश्किल क्यों है? दरअसल तमिलनाडु की राजनीति की नींव आर्य बनाम द्रविड़ विचारधारा पर अड़ी हुई है। यहाँ उन्हीं दलों को स्वीकार किया गया जो हिंदुत्व को और हिंदी थोपे जाने का विरोध करते रहे हों। बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व की है और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि तमिलनाडु में ठीक उल्टा है। तमिलनाडु में की जो धार्मिकता है वो स्थानीय परंपराओं से जुड़ी है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि तमिलनाडु के लोग धार्मिक नहीं हैं। यहाँ भी मंदिर हैं, भव्य मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। यहाँ पर भक्ति है, देवताओं में उनकी आस्था है और एक अलग तरह की परंपरा है। पूजा पद्धति भी अलग है। लेकिन यहाँ के लोग खुद को सिर्फ हिंदू के रूप में नहीं देखते, पहले खुद को तमिल मानते हैं। बीजेपी की 3 भाषा नीति, नई शिक्षा नीति और हिंदी को बार बार आगे लाने की जो नीति है वो तमिलनाडु के लोगों को पसंद नहीं आती और बार बार यही विवाद की वजह बनती है। सीएम स्टालिन खुलकर कहते हैं कि तमिल पहचान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली जो छवि है, राजनीति है, यहाँ तालमेल उसका ठीक से बैठता नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या तमिलनाडु में हिंदुत्व के लिए कोई जगह नहीं है? तो इतिहास बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमजीआर देवी मूकांबिका के बड़े भक्त रहे। जयललिता ने अयोध्या राम मंदिर के लिए ईंटें तक भेजी, लेकिन फर्क ये था कि दोनों ने हिंदुत्व को द्रविड़ राजनीति के दायरे में रहकर अपनाया। एआईएडीएमके का यही उदार हिंदुत्व बीजेपी पर भारी पड़ जाता है। हिंदू भावनाओं की जगह एआईएडीएमके ने भर दी और बीजेपी किनारे रह गई। तो जाति का जो हिंदू होने का हिंदुत्व कार्ड है वो वहां चल नहीं पाता। जाति समीकरण भी बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। तमिलनाडु में दलित करीब 20% है, ओबीसी अति पिछड़ा और डिनोफाइड कम्युनिटी करीब 50% के आसपास है। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ द्रविड़ आंदोलन की जो विरासत है वो वहाँ आज भी जिंदा है। लोगों में उसके लिए आज भी समर्पण है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं।
इसीलिए उनका हिंदुत्व जो है वो पीछे पड़ जाता है। अब बीजेपी पर सवर्णों की पार्टी होने का आरोप यहीं से जन्म भी लेता है। यही बात साफ है, तमिलनाडु सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जहां द्रविड़ आंदोलन की जड़ें बहुत मजबूत हैं। तमिल अस्मिता, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय स्वायत्तता की जो राजनीति है वो ही उसकी धुरी है, वही उसका केंद्र है। जब तक बीजेपी इस विचारधारा को समझकर स्थानीय संदर्भ में खुद को ढाल नहीं लेती है, द्रविड़ राजनीति से खुद को आत्मसात नहीं कर लेती है, तमिलनाडु उसके लिए हमेशा चुनौती ही बना रहेगा। तो बीजेपी को यह समझना होगा कि हिंदुत्व की राजनीति तो चलेगी वहाँ, लेकिन द्रविड़ की जो राजनीति है, द्रविड़ परंपराएं हैं, द्रविड़ के प्रति जो उनकी आस्था है, उससे छेड़छाड़ न करें। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या इस बात को समझ पाती है कि तमिलनाडु में अगर उसे कमल खिलाना है तो हिंदुत्व के साथ साथ उसे द्रविड़ को भी आत्मसात करना पड़ेगा, तभी उसके लिए रास्ता आसान हो पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।